सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, विट जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी लिया है, उन विद्यार्थियों को ने या उस हिंदी सब्जेक्ट को पूर्ण करने के लिए मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है मैं हिंदी का, उसमें कुछ वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोग उस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको साथ साथ में जो है वो वीडियो समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का जो अध्यापक पात्रता परीक्षा हिट में आपका जो है वो सेशन हो जाए, आप भी सरकारी सेवा में जाएं, तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप इन चीज़ों को नोट कीजिए। एक कॉपी ले लीजिए और साथ साथ में जो है वो जैसे भी नोट करना है वैसे नोट कीजिए, क्योंकि दैनिक प्रतिदिन अगर मैं कुछ वीडियो बना के अपलोड करता हूँ और कुछ मैटर या कुछ हिंदी संबंधित आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, तो आप अगर उन्हें धीरे धीरे नोट करेंगे तो 10-15 दिन बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ मैटर आ जाएगा पढ़ने के लिए। इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, वही मैं अपने सामने अपने वीडियो के सामने आपके साथ प्रस्तुत करता हूँ। तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों को आप नोट कीजिए ताकि पेपर के अंदर आपको इधर उधर नहीं भागना पड़े। आपके पास हिंदी का एक अच्छा नोट्स तैयार हो, जिनमें से मुझे उम्मीद है कि आप 30 में से 30 नंबर ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि आप 30 में से 30% सही कर देंगे, और 30 नंबर या एक एक नंबर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी उससे बताया था, सबसे पहले जो क्या आता है, अपठित पद्यांश आता है। सबसे पहले जो अगर बात करें, जो भाषा सेकंड है हिंदी, उसके अंदर क्या आता है भाई, अपठित पद्यांश आता है। अपठित पद्यांश में से जो पूछने वाले प्रश्न है वो 5 प्रकार के प्रश्न पूछता है, जैसे भाव सौंदर्य संबंधित, विचार सौंदर्य संबंधित, सिम सौंदर्य संबंधित, नाद सौंदर्य संबंधित और जीवन दृष्टि संबंधित। क्या है भाव सौंदर्य, क्या है विचार सौंदर्य और सिम सौंदर्य, इससे संबंधित 3 वीडियो बना के मैंने अपने YouTube चैनल जो मैं हिंदी का है उसमें अपलोड कर दी है। मुझे उम्मीद है आपने वो तीनों वीडियो देखी होगी, आपको भाव, विचार और सिम समझ में आगे होंगे। आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि वास्तव में नाद सौंदर्य क्या होता है, कि वास्तव में देखा जाए तो नाद सौंदर्य क्या होता है, और नाद सौंदर्य से वो किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास करेगा पेपर के अंदर। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा ये बनाई गई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन विद्यार्थियों ने भी अब तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक जो है वो जानकारी पहुंच जाए। और विद्यार्थियों, साथ साथ में बार बार इस प्रकार से वीडियो को देखिए ताकि आपकी जो डाउट है क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत जो है वो आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो क्या है, नाद सौंदर्य। क्या है विद्यार्थियों, नाद सौंदर्य। अब देखिए क्या है नाद सौंदर्य। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये नाम ये अजीब लग रहा है कि हमें नाद सौंदर्य, नाद क्या है, सौंदर्य का मतलब वो पता ही है, उसके अंदर जो कविता की पंक्तियां होती है उसमें जो सुंदरता का भाव आता है उसको बोलते हैं सौंदर्य। लेकिन अगर देखा जाए तो हम ये देखना चाहेंगे कि नाद क्या होता है, वास्तव में नाद क्या है, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, नाद सौंदर्य कर पाएंगे। तो क्या है नाद सौंदर्य। तो देखिए, नाद सौंदर्य एक प्रकार का ध्वनि चित्र है। क्या है विद्यार्थियों, ध्वनि। और ध्वनि क्या होती है, कंपन में आवाज। आवाज को ही ध्वनि कहा जाता है। जो आवाज होती है वही क्या है, ध्वनि है। जैसे आपने एक पेन नीचे गिर दिया और पेन नीचे गिरने के बाद जो पेन की आवाज धरती तक आएगा पेन, तो वो जो आवाज है वही क्या है, ध्वनि है। तो देखा जाए विद्यार्थियों तो नाद सौंदर्य क्या है, एक प्रकार का ध्वनि चित्र है। क्या है विद्यार्थियों, नाद सौंदर्य एक प्रकार का ध्वनि चित्र है। क्या है, नाद सौंदर्य एक प्रकार का ध्वनि चित्र है। ध्वनि कंपन, कोई भी चीज हमारे हाथ से छूट जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो कहाँ जाती है, पृथ्वी पर जाके पड़ जाती है। तो जब वो पृथ्वी टकराएगी, कोई भी गेंद है, कोई भी पेन है, कोई भी किताब है, कुछ भी चीज है एक्स वाई जेड, अगर वो पृथ्वी टकराएगी, टकराने के बाद जो ध्वनि होगी, जो कंपन होगा, जो शोर होगा, वही क्या है, वास्तव में ध्वनि है। और इस प्रकार से ध्वनि का चित्र करना वो क्या है, आपके सामने ध्वनि चित्र है। ध्वनि का चित्र करने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि उस ध्वनि के को कंपायमान ध्वनि के बारे में कुछ ना कुछ लिखना,
वही क्या है, ध्वनि चित्त। चित्त का मतलब क्या होता है, कविता के अंदर चित्त हमें उसे कहते हैं जब जैसे जैसे कविता की पंक्ति हम पढ़ें वैसे वैसे आंखों के सामने क्या आ जाए, वो दृश्य दिखाई देने लग जाए। जैसे जैसे हम कविता को पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते ही, पढ़ाई मतलब कविता का अध्ययन करते करते ही अगर हमारे सामने वो चित्र प्रदर्शित हो जाए, इसका मतलब कवि का वर्णन बहुत ही सटीक है। इसका अर्थ ये है कि कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं हमारी आंखों के सामने क्या है, उसका दृश्य आ रहा है, उसका चित्र आ रहा है, वही क्या है, चित्र है। तो आपने यहाँ देखा नाद सौंदर्य क्या है, नाद सौंदर्य एक प्रकार का क्या है, ध्वनि चित्र है। क्या है भाई, ध्वनि चित्र है। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने जानना है कि वास्तव में नाद क्या है, उसके बाद ही आप नाद सौंदर्य समझ पाएंगे। तो देखिए नाद क्या है, कविता में, कविता का पता ही है क्योंकि ये क्या है, पद्यांश है। पद्यांश का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, कविता। तो कविता में वर्णों और शब्दों की आवृत्ति, कविता में वर्णों और शब्दों की आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या चीज होती है, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार आना। तो कविता में शब्दों वर्णों की, कविता में वर्णों शब्दों की आवृत्ति माधुर्य, माधुर्य प्रभाव एवं गेयता। गेयता का मतलब क्या होता है, गति, गाना। गे का मतलब क्या होता है, गीत। गे का मतलब क्या होता है, गीत होता है। ऐसी कविताएं, गे का मतलब क्या होता है, गीत होता है विद्यार्थियों, ध्यान रखिए आप लोग। गे का मतलब क्या होता है, गीत होता है। तो ऐसी कविताएं जो गाई भी जा सके, ऐसी कविताएं जिनको गाया भी जाए, वो क्या होती है, गेयता होती है। जैसे मियाँ के दोहे हैं, पग घुंघरू बांध मियाँ नाची है, ऐसे कई दोहे लिखे हुए हैं। मेरे तो गीधर गोपाल दूसरो न कोई, इस प्रकार से जो पद हैं वो क्या कहते हैं, गेयता। गेयता मतलब गीत। ऐसी कविताएं, ऐसे दोहे, ऐसे पद कविता के अंदर जिनको गाया भी जाए, जिनको गीत के रूप में सुना भी जाए, वो क्या होते हैं, वो होते हैं गेयता। तो देखिए यहाँ पे कविता में वर्णों, कविता में वर्णों शब्दों की आवृत्ति, माधुर्य प्रभाव एवं गेयता लाने के लिए एक निश्चित यति गति का अनुसरण, एक निश्चित यति गति का अनुसरण तथा तुकाबंद, तुकांत बंद। तुकांत का मतलब क्या होता है, तुकबंदी। देखिए आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है तुकांत। देखिए ये तो क्या है, अंत है। तुकांत बोल के देखिए अंत है। तो अंत किससे हो भाई, जब कविता की पंक्तियों का अंत तुक से हो। तुक का मतलब क्या होता है, तुकबंदी बोलते हैं विद्यार्थियों हिंदी के अंदर कविता में। तुकबंदी का मतलब क्या होता है, अंतिम पंक्ति जो है कविता की अंतिम दो पंक्तियां है, प्रत्येक पंक्ति के अंदर अगर अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द मिलते हो तो कहते हैं तुकबंदी। तुकांत का मतलब क्या है, तुक के साथ कविता की पंक्तियां खत्म होना। तुक के साथ कविता की पंक्ति का क्या होना, समाप्त होना, वो क्या होता है, तुकांत। क्योंकि इसमें क्या है, अंत है। अंत भी किसका है, तुक का है। और तुक क्या चीज होती है, कविता की पंक्ति। अगर आपने कभी देखा हो, जैसे आपने देखा हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा के अंदर जो सारी जो पंक्तियां, अगर आपने कभी सुना ही हनुमान चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ किया हो विद्यार्थियों, तो आप देखेंगे अंतिम जो पद, प्रत्येक कविता की प्रत्येक पंक्ति, हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम शब्द है, वो कहीं ना कहीं तुक में मिल रहा है। तो वो क्या होते हैं, तुकांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, तुकांत कहते हैं। तो देखिए एक निश्चित गति, यति गति का अनुसरण तथा तुकांत पदों और छंदों का प्रयोग। छंद मैंने बताया थे इससे पहले वीडियो के अंदर। छंद में क्या होती है भाई, मात्राएं काउंट की जाती है। क्या काउंट की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है, मात्राओं की। तो छंदों का प्रयोग किया जाता है, इसे ही कविता का क्या कहते हैं, इसे ही कविता का नाद कहते हैं। और नाद का संबंधी किससे है विद्यार्थियों, ध्वनि से है। नाद का संबंधी किससे है विद्यार्थियों, ध्वनि से है। तो देखिए विद्यार्थियों, कविता में वर्णों और शब्दों की आवृत्ति, कविता में वर्णों शब्दों की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, याद कर लीजिए। कविता में वर्णों और शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार आना।
आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार आना। माधुर्य, प्रभाव एवं गीता, गीता का मतलब क्या है? गीत। गीता का मतलब क्या बताया मैंने? गीत ऐसे कवि की पंक्तियां जिनको गाया भी जाए, जिनको गीत के रूप में सुना भी जाए, जिनको गीत के रूप में बोला भी जाए। नाने के लिए एक निश्चित यति गति। अब देखिए यति गति क्या होती है? यति का मतलब क्या होता है? किसी भी छंद का वाचन करते समय, किसी भी छंद का वाचन करते समय जहां विश्राम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। किसी भी गीत का, किसी भी छंद का वाचन करते हैं। छंद का मतलब क्या है? कविता की पंक्तियां। और वाचन का मतलब क्या होता है? बोलना। मतलब कवि की कविता को बोलते समय जहां भी विराम लिया जाता है, विराम का मतलब जहां भी विश्राम लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? यति कहते हैं। छंद में यति को तृतीय भक्ति के विभक्ति के रूप में बताया जाता है। छंद में यति को तृतीय विभक्ति के रूप में बताया जाता है। और गति, अब देखिए गति क्या चीज होती है? यति का मतलब क्या होता है? विश्राम लेना, विराम लेना। कि कविता के अंदर छंद को बोलते समय या कविता के अंदर पंक्तियों को बोलते समय जहां विराम लिया जाता है, विराम का मतलब रुकना, जहां हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, वही क्या है? यति है। और गति का मतलब होता है किसी भी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाले आरोह अवरोह को गति कहते हैं। आरोह अवरोह का मतलब कई बार कवि की कविता गाते समय या कवि की कविता को गाता समय, मतलब गीत गाते समय हम अपने स्वर को उच्चतम और निचतम श्रेणी में ले जाते हैं। कहीं सो हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारा जो स्वर है वो मध्यम हो जाता है, बहुत ही धीरे हो जाता है और कहीं तीव्र हो जाता है, उसे बोलते हैं आरोह अवरोह। देखिए विद्यार्थियों गति क्या है? किसी भी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाले आरोह अवरोह को गति कहते हैं। किसी भी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाले आरोह अवरोह को गति कहते हैं। और गति का अनुसरण तथा तुकांत पदों छंदों का प्रयोग किया जाता है। इसे ही कविता क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। और नाद का संबंध किससे है विद्यार्थियों? ध्वनि से। अगर पूछा जाए पेपर में कि नाद का संबंध किससे होता है, तो आपने बताना है ध्वनि से होता है। नाद का संबंध किससे होता है? ध्वनि से होता है। तो इसे ही कविता में नाद कहते हैं। और नाद का संबंध क्या है? ध्वनि से है। कविता में कई जगहों पर ध्वनि या नाद ही अर्थ को क्या करते हैं? पूर्णता प्रदान करते हैं। कई बार कवि ऐसी कविता लिख देता है विद्यार्थियों कि उस कविता के कई स्थानों पर, उस कविता की कई जगहों पर ध्वनि या नाद ही क्या है? अर्थ को पूर्णता प्रदान कर देते हैं। पूर्णता मतलब क्या है? अर्थ को पूर्ण रूप से हमें समझा देते हैं। इसलिए नाद सौंदर्य का भी कविता के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पाठक नाद सौंदर्य से अव्यक्त भावों को मूर्त रूप कर देता है। पाठक क्या करता है भाई? नाद सौंदर्य से पाठक क्या करता है? पाठक का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? पढ़ने वाले, जो कविता को पढ़ रहे हैं वो क्या है? पाठक है। कई बार पाठक नाद सौंदर्य से, नाद सौंदर्य से क्या करता है? कविता के अंदर जो अव्यक्त भाव है उनका भी अध्ययन कर लेता है। अव्यक्त भाव जो दिखाई नहीं देते, जो छुपे हुए होते हैं, जो सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव होते हैं, उनका भी अनुभव कर लेता है। किसके माध्यम से? नाद सौंदर्य से। तो देखिए विद्यार्थियों, पाठक नाद सौंदर्य से अव्यक्त भाव को भी मूर्त संजीव कर लेते हैं। इसीलिए कविता में नाद सौंदर्य का महत्व है। कविता में नाद सौंदर्य से ध्वन्यार्थ व्यंजना प्रकट होती है। ध्वन्या का मतलब ध्वनि में अर्थ प्रकट होता है, ध्वनि में अर्थ दिखाई देता है। नाद सौंदर्य के बिना काव्य भावानुकूल व्यवस्थानुकूल नहीं बनता। नाद सौंदर्य के बिना कविता में रस की अनुभूति नहीं होती, कविता का भाव हमें समझ में नहीं आता। तो ये नाद सौंदर्य भी कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है वो कवि कविता में नाद सौंदर्य का उपयोग करता है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि नाद का संबंध किससे होता है विद्यार्थियों, तो ध्वनि से होता है विद्यार्थियों। और नाद सौंदर्य के अंदर वो तुकबंदी से पूछ सकता है, वो माधुर्य से प्रश्न पूछ सकता है, वो यति गति पूछ सकता है, वो छंदों का प्रयोग पूछ सकता है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको अपठित पद्यांश के अंदर नाद सौंदर्य समझ में आ जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।